हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं M2 से, मैथ्स 2 से फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फर्स्ट टॉपिक का नाम है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। सो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। लेट अस डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स इन द स्टार्टिंग। तो इस टॉपिक में हम दो सब टॉपिक्स मेनली पढ़ेंगे। एक है कमीशन ब्रोकरेज एंड दूसरा है डिस्काउंट। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज कमीशन या फिर ब्रोकरेज। तो ये ब्रोकरेज एजेंट या फिर कमीशन एजेंट कौन होते हैं? इनको हम मिडल मैन कह सकते हैं। दीज आर मिडल मैन फॉर सेल, परचेज और ऑक्शन एक्सेट्रा। ये मिडल मैन क्या, जैसे अगर किसी सेलर को कोई चीज बिकवानी हो तो वो एजेंट के थ्रू बिकवा सकता है, या फिर ऑक्शन करवाना हो तो एजेंट के थ्रू ऑक्शन करवा सकता है। तो उसके बदले वो कुछ चार्जेस लेता है। वो जो चार्जेस उस एजेंट को पे किए जाते हैं उसको हम कमीशन या ब्रोकरेज कहते हैं। अब ये कमीशन क्या होता है? The charges paid to an agent for doing the work on behalf of some other person is called person called principal is called commission. तो प्रिंसिपल के बदले जो काम करता है उसको एजेंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल वो होता है जो काम करवाता है, और जिसके लिए काम करता है वो होता है एजेंट। प्रिंसिपल, इट इज एन इंडिविजुअल और पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांजैक्शन। कमीशन क्या होता है? जो चार्जेस उसको पे किया जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो किस तरह से होता है। सपोज सेल या परचेज या ऑक्शन के लिए एक प्रिंसिपल है, एक कस्टमर है या फिर कंज्यूमर है। तो प्रिंसिपल को अपनी चीजें कस्टमर तक पहुंचानी है, कस्टमर तक बिकवानी है, बट वो खुद से नहीं बेच पाता या फिर खुद से नहीं खरीद पाता। तो ऐसे बीच में एजेंट होता है। तो ये एजेंट प्रिंसिपल की चीजें बिकवाएगा कस्टमर को। ये एजेंट मिडिलमैन होता है प्रिंसिपल एंड कस्टमर के बीच में। तो इसको ये सर्विस प्रोवाइड करने के बदले जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं कमीशन या फिर ब्रोकरेज। See, the charges paid to an agent for doing the work on behalf of some other person called principal is called commission. अब ये कमीशन किस तरह से कंप्यूट किया जाता है? तो क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया होगा, उस तरह से हम कंप्यूट करेंगे। लेट अस डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स फॉर दिस। एक यहाँ पर मुझे एक दो कंसेप्ट दिखाई दे रहे, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कमीशन एजेंट कौन होता है समझ में आ गया। ब्रोकर कौन होता है? कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल्स गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड गेट्स कमीशन फॉर द सर्विस। ब्रोकर वो होता है जो बायर एंड सेलर को एक साथ लाता है फॉर परचेज और सेल। द कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज एंड इज चार्ज टू बोथ द पार्टीज। तो ब्रोकरेज दोनों तरफ से लिया जाता है। कमीशन एक तरफ से लिया जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इंटरचेंजेबल टर्म्स है। ऑक्शन, जहां पर चीजों को ऑक्शन किया जाता है, तो ऑक्शनियर कौन होता है? एजेंट हु सेल्स और गुड्स बाय ऑक्शन। फैक्टर, फैक्टर होता है एक एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज ओन नेम। एक होता है डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? वो प्रिंसिपल को गारंटी देता है कि जिसको वो गुड्स बेच रहा है, अगर वो गुड्स के पैसे, जैसे अगर कोई गुड्स क्रेडिट पे वो बेच रहा है, अगर वो गुड्स के पैसे वो दूसरा पार्टी पे नहीं करती, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए एंड सी के बीच में मिस्टर बी एक डेल क्रेडिट एजेंट है, और मिस्टर ए के गुड्स बी सी को बिकवाता है क्रेडिट पे, तो वो उस वक्त ये गारंटी लेता है कि सी ए को पैसे देगा। अगर नहीं देता सी, तो बी उसका गारंटी लेता है, तो उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट एजेंट गिव्स गारंटी टू द प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू हुम ही सेल्स द गुड्स विल पे द सेल फॉर गुड्स। ये कुछ टर्म्स है। सीधे एग्जांपल्स पर आते हैं। सी द फर्स्ट एग्जांपल वो ये, a merchant gives his agent 5% ordinary commission plus 2% del credit commission on the sale of goods worth 55,000. How much does the agent receive?
how much does the merchant receive? तो 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% डेल क्रेडिट कमीशन 55,000 पे, तो ये पूरा का पूरा 55,000 पे ही कंप्यूट होगा। तो 55,000 पे 5% एंड 55,000 पे 2% विल बी द टोटल कमीशन ऑफ द एजेंट। तो किस तरह से करना है, ये देखो, एजेंट्स कमीशन ऑन 55,000, ऑर्डिनरी है 5%, तो 55,000 पे 5% उसका है 2750 एंड 55,000 पे 2% इज 1100 डेल क्रेडिट कमीशन। अब ये दोनों मिलाकर उसका जो टोटल कमीशन हो गया है 3850। अब ये हो गया अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट। अब जो मर्चेंट है उसको कितना मिलेगा, तो जो बचा हुआ है, मतलब 55,000 उसका जो प्राइस था, उसमें से एजेंट को देने के बाद जो बचा है दैट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय द मर्चेंट। तो मर्चेंट विल रिसीव 55,000 minus 3,850. Now the merchant will receive remaining amount which is 51,150. ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 2। The price of a refrigerator is 47,000. An agent charges commission at 6% and earns 42,300. Find the number of refrigerators. तो यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस दिया है 47,000 एंड एक रेफ्रिजरेटर पे कमीशन जो उसको मिलता है वो है 6%। अगर उसका टोटल अर्निंग 42,300 है तो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सी, एक रेफ्रिजरेटर 47,000, तो एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर उसको जो कमीशन मिलता है वो है 6%। टोटल मिला कितना उसको 42,300। तो एक रेफ्रिजरेटर का अगर हम कमीशन निकाले तो 47,000 एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस है, उस पर 6% उसका कमीशन है। तो अगर वो एक रेफ्रिजरेटर में बेचता है तो उसको 48 47,000 का 6% विच इज 2,820। ये एक रेफ्रिजरेटर का हो गया। एक बेचने पर उसको 2,820 है, तो कितने बेचने पर उसको 42,300 मिलेंगे, तो सीधा 42,300 डिवाइडेड बाय 2820 करेंगे तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये रिलेशन समझ में आया, तो एक के लिए 2820, तो कितने के लिए 42,300, तो इससे 42,300 डिवाइडेड बाय 2820 विल गिव यू नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड। Example, example number 3, a house was sold through an agent for 60 lakh। तो सेल्स प्राइस या सेल्स है 60 लाख का। he charged 1% commission from both buyer and seller। तो 1% from buyer, 1% from seller, तो दोनों तरफ से उसको कमीशन मिल रहा है। कैलकुलेट एजेंट्स कमीशन, तो सिंपल है कि 1% फ्रॉम बायर, 1% फ्रॉम सेलर। तो डायरेक्टली या तो आप 2% ऑफ 60 लाख ले सकते हो, या फिर सेपरेटली आप दिखा सकते हो कि 60 लाख इंटू 1% फ्रॉम बायर एंड 60 लाख इंटू 1% फ्रॉम सेलर। तो 60 लाख का 1% अलग से निकाल लिया एंड 60 लाख का 1% अलग से निकाल के दोनों को ऐड किया, तो टोटल एजेंट्स कमीशन आपको मिल जाएगा। दूसरा है कैलकुलेट द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर एंड अमाउंट पेड बाय द बायर। तो बायर एंड सेलर के नेट अमाउंट में फर्क कैसे आया, तो जो सेलर है वो 60 लाख को बेच तो रहा है, बट वो 60 लाख को बेच 60 लाख में वो फ्लैट बेचते हुए 1% कमीशन भी दे रहा है, तो वो 60 लाख की सेल में से वो 1% कमीशन निकाल देगा, तो उसका नेट सेल्स होगा। तो 60 लाख में से 1% ऑफ 60 लाख निकाल दिया तो नेट सेल्स ऑफ सेलर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है बायर का। अब बायर खरीद रहा है 60 लाख में, बट साथ ही साथ वो 1% कमीशन भी पे कर रहा है। तो वो 1% कमीशन कैसा है, उसमें ऐड होगा, तो 60 लाख प्लस 1% कमीशन ऑन 60 लाख विल बी द अमाउंट पेड बाय द बायर। तो इस तरह से दोनों के अमाउंट्स अलग अलग होंगे। सीधा एग्जांपल, सी, सेल 60 लाख का है, 1% फ्रॉम बायर, 1% फ्रॉम सेलर।
तो एजेंट का कमीशन कैसे निकाला हमने? एजेंट्स कमीशन फ्रॉम वन पार्टी इज 1%, 1% ऑफ 60 लाख इज 0.6 लाख। तो दोनों से 0.6 लाख लेगा, 0.6 प्लस 0.6, टोटल कमीशन ऑफ एजेंट इज 1.2 लाख फ्रॉम बोथ द पार्टीज। अब सेलर को कमीशन देने के बाद पैसा मिलेगा, तो 60 लाख में से कमीशन कट करके जो नेट अमाउंट बचेगा वो उसको मिलेगा। तो 60 लाख माइनस 0.6 लाख विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर। वैसे ही उल्टा, अमाउंट पेड बाय द बायर कितना होगा? कमीशन प्लस सेल प्राइस, मतलब जितना सेल है प्लस कमीशन ऐड करके वो पे कर रहा है। तो ये एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, a sales representative gets fixed monthly salary plus commission based on sales। तो उसके पेमेंट के दो पार्ट है, एक तो उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता ही है, प्लस एक सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन भी मिलता है। तो फिक्स्ड प्लस कमीशन, ऐसा उसका टोटल सैलरी हो जाता है इस महीने का। In two successive months, he received 23,500 and 24,250। सक्सेसिव मंथ मतलब पहला, उसके बाद दूसरा। तो 2 महीने में, एक महीने में तो उसको मिला 23,500, दूसरे में मिला 24,250। On the sale of 70,000 and 85,000 respectively, find his monthly salary and the rate of commission on sales। तो एक तो उसका फिक्स सैलरी निकालना है एंड कमीशन कितना परसेंट उसको मिल रहा है सेल्स पर, वो हमें निकालना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर दो फिगर्स दोनों जगह पर दिए हैं। एक तो पहले महीने का सैलरी है 23,500, उसके नेक्स्ट मंथ का सैलरी है 24,250। अब सैलरी तो फिक्स रहता है, बट बर्डर किस वजह से रहा है? ये सैलरी तो फिक्स्ड है, तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है कमीशन की वजह से। तो ये इंक्रीज इन 23,500 एंड 24,250 विल गिव यू कमीशन ऑफ दैट वन मंथ डिफरेंस ऑन द सेल ऑफ 70,000 एंड 85,000। तो पहले महीने में 70,000 का सेल था, दूसरे महीने में 85,000 का सेल था, तो एक्स्ट्रा सेल कितना हुआ? 15,000। तो ऑब्वियसली कमीशन सेल के ऊपर मिलता है उसको। तो ये एक्स्ट्रा 15,000 के ऊपर उसको जो कमीशन मिल रहा है वो है 23,500 एंड 24,250 का डिफरेंस। समझा? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सी, तो क्वेश्चन में दिया है कि उसको एक फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलती है एंड कमीशन ऑन सेल मिलता है। तो पहले महीने उसको मिला 23,500, दूसरे महीने मिला 24,250। पहले महीने की सेल है 70,000, दूसरे महीने की सेल है 85,000। अब कमीशन निकालने के लिए पहले महीने और दूसरे महीने में जो इंक्रीज हुआ है वो कमीशन की वजह से हुआ है। तो वो डिफरेंस कितना है? 24,250 माइनस 23,500। तो ये डिफरेंस है 750। सैलरी तो फिक्स है, तो ये इंक्रीज किस वजह से हुआ या डिफरेंस किस वजह से आया? कमीशन की वजह से। अब यहाँ पर 750 कमीशन किस पर है? तो ये जो सेल बढ़ा है, पहले महीने में सेल था 70,000, दूसरे महीने के सेल है 85,000। तो 15,000 के सेल पर 750 का कमीशन मिला है। तो 15,000 के सेल पर 750 का कमीशन, मतलब हम रेट ऑफ कमीशन निकाल सकते हैं। तो 750 आउट ऑफ 15,000 इंटू 100 विल गिव यू रेट ऑफ कमीशन विच इज 5%। इस तरह से हमने रेट ऑफ कमीशन निकाला। तो दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि सैलरी कितना है। तो अगर कमीशन का रेट पता चल गया और पहले महीने का हमें पता है कि पहले महीने का सेल 70,000 है, तो 70,000 का 5% मतलब पहले महीने का कमीशन है 3,500। टोटल सैलरी पहले महीने की कितनी थी? 23,500, जिसमें से 3,500 अगर हम कमीशन के निकाल ले तो फिक्स्ड पेमेंट या फिक्स्ड मंथली सैलरी उसका हो जाता है 20,000। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो,
The income of an agent remain unchanged through though the rate of commission is increased from 5% to 6.25. रेट बढ़ा है बट उसको जो कमीशन पहले मिला था वो अभी भी उतना ही मिला है। मतलब पहले अगर 100 रुपए मिलते थे उसको कमीशन के तो अभी भी 100 रुपए मिल रहे हैं। पहले अगर 50 रुपए मिल रहे थे अभी भी 50, तो कमीशन उतना ही है बट रेट ऑफ कमीशन बढ़ा है। बट ऐसा कैसे कि कमीशन बढ़ा है पर पैसा उतना ही मिल रहा है? तो ऑब्वियसली सेल उस महीने कम हुआ है, उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ कमीशन बढ़ने की वजह से भी परसेंटेज ऑफ कमीशन बढ़ते हुए भी उसको पेमेंट उतना ही मिल रहा है। तो यहाँ पर पेमेंट कम क्यों हुआ? सेल कम होने की वजह से। तो ये सेल कितने से कम हुआ ये हमें निकालना है। सेल कितने से कितने परसेंट से कम हुआ है ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कमीशन जो है 5 to 6.5 और 25% हुआ है। तो 100 की भाषा में बात करते हैं, परसेंटेज है। तो अगर 100 रुपए पहले का सेल था, पहले का बिजनेस था, तो उसके ऊपर का कमीशन कितना हो गया? 5 रुपए, मतलब 5% ऑफ 100। ठीक है, तो पहले 100 रुपए को अगर हम अज्यूम करें, पहले अगर 100 है क्योंकि परसेंटेज है तो हम 100 के बेस में बात करेंगे। तो पहले अगर 100 रुपए हुआ करता था बिजनेस, तो उसके ऊपर जो कमीशन हुआ करता था वो 5 रुपए होता था। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि पहले जितना मिलता था उतना ही अभी मिल रहा है। नाउ लेट द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस बी एक्स। पहले 100 था, अभी कितना है पता नहीं, लेट दैट वैल्यू बी एक्स। तो इस x पर उसको कितना मिलेगा? तो इस x पर उसको मिल रहा है 6.25, नया परसेंटेज कमीशन का है 6.25। तो नया सेल पर उसको 6.25 मिल रहा है। तो 6.25 इंटू एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मुझे फ्रैक्शन मिल जाता है x/16। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया है पहले जितना मिलता था, पहले 5 रुपए मिलते थे उतना ही अभी मिल रहा है। तो नया इनकम एंड ओरिजिनल इनकम दोनों सेम है। तो 5 इज इक्वल टू x/16। तो इससे हमको x का वैल्यू मिल जाता है। तो x का वैल्यू इज 80। तो यहाँ पर देखो, पहले हमारा सेल 100 हुआ करता था, अभी हमारा सेल 80 है। तो हमारा सेल कितने परसेंटेज से कम हुआ है? तो सिंपल 100 माइनस 80, 20% से बिजनेस या फिर सेल कम हुआ है, जिसकी वजह से कमीशन का इंटरेस्ट बढ़ते हुए भी वो एजेंट को उतना ही पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A salesman receives 8% commission on total sales. If his sales exceeds 20,000, he receives an additional commission of 2% on the sale over 20,000. If he receives 7,600 as a commission, find his total sales. तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि 8% कमीशन टोटल सेल पर। अगर उसका सेल 20,000 से ज्यादा होता है, 20,000 के ऊपर का जो भी है, तो 20,000 के ऊपर अगर 100 रुपए होता है तो वो 100 रुपए के ऊपर 2%, मतलब 2 रुपए उसका कमीशन बन जाता है। तो 20,000 के ओवर वाला जितना अमाउंट है उसके ऊपर 2% उसको मिलता है। टोटल उसको मिला है 7,600। अब उसका सेल हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हिज टोटल सेल्स। तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है 8% ऑन टोटल सेल्स, 2% ऑन द सेल ओवर 20,000, टोटल कमीशन इज 7,600। सेल्स पूछा है। लेट अस अज्यूम द सेल्स टू बी एक्स। फेवरेट है हमारा, जो भी हमें पता नहीं उसको एक्स अज्यूम करते थे हम। अब उसके ऊपर कमीशन कैसे निकालेंगे? तो टोटल सेल के ऊपर कमीशन है 8%। तो यहाँ पर x का 8% हो जाता है 8x/100। ये टोटल सेल के ऊपर उसका कमीशन मिल गया। दूसरा क्राइटेरिया ऐसा दिया है कि 20,000 के ऊपर वो जितना सेल करेगा उसके ऊपर उसको 2% मिलेगा। अब 20,000 के ऊपर टोटल सेल x है, तो 20,000 के ऊपर कितना? टोटल सेल x 20,000। तो x में से 20,000 निकाल दो तो ओवर वाला
फिगर मिल जाएगा। 20,000 के ऊपर कितना सेल हुआ, तो 20,000 के ऊपर मिला है x, 20,000 के ऊपर का सेल इज x माइनस 20,000, तो उसके ऊपर उसको कमीशन कितना मिल रहा है, तो 2% एज पर द गिवन कंडीशन। तो x माइनस 20,000 इंटू 2% इज द कमीशन ओवर 20,000। अब उसका टोटल कमीशन क्वेश्चन में दिया है कि टोटल उसको मिला है 7,600, तो टोटल सेल के ऊपर उसका मिलता है 8x अपॉन 100 एंड प्लस 2%, मतलब 2 अपॉन 100 इंटू एक्स माइनस 20,000, उसका 20,000 के ऊपर वाला जो वैल्यू है उसके ऊपर का कमीशन। टोटल कमीशन इस तरह से हमें इक्वेशन फॉर्म करके मिलता है। यहाँ पर मैंने दोनों जगह पर बेस सेम रखा है, ब्रैकेट को ओपन किया, बेस सेम रखते हुए ब्रैकेट को एक्सपांड किया, x का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो x का वैल्यू कम्स एज 80,000। आगे के दो कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट? Trade discount is given by one trader to another trader. It is given or it is computed on catalog price, list price, market price, marked price. तो एक दूसरे मतलब अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कोई कस्टमर रेडी फॉर कैश पेमेंट होता है, तो उस वक्त जो दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब इस पे फर्क क्या है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है कंप्यूट किया जाता है कैटलॉग लिस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस पे। कैश डिस्काउंट अगर पहले ट्रेड डिस्काउंट हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो नेट आया था उस पर दिया जाता है कैश डिस्काउंट। हो सकता है दोनों अलग अलग दिए गए हो या हो सकता है दोनों एक साथ भी दिए गए। तो अगर दोनों एक साथ दिए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को कंप्यूट किया जाएगा लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस पे जो हम कंप्यूट करेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट, उसको डिडक्ट करने के बाद हमें मिल जाता है इनवॉइस प्राइस। मतलब जो मार्क प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हटा दो तो हमें मिलेगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे कंप्यूट किया जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को इनवॉइस प्राइस में से हटा दो तो मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस। तो हमेशा याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट कंप्यूट किया जाता है, फिर उसको डिडक्ट करने के बाद कैश डिस्काउंट कंप्यूट किया जाता है। ठीक, if both are allowed at a time, trade discount is first calculated on list price, market price, and or the given price. Then cash discount is calculated on the price after deducting trade discount. ये फॉर्मूलाज याद रख सकते हो आप। सी, इनवॉइस प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस में से जब हम ट्रेड डिस्काउंट को हटा देते हैं तो बचता है इनवॉइस प्राइस। सेलिंग प्राइस या फिर नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है, इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को हटा दो तो मिलेगा नेट सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता ही है, प्रॉफिट इज इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड लॉस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस is profit and cost price over selling price is loss. Let's discuss some examples. See, ये वाला एग्जांपल देखो। Messrs Saket Electronics is given 15% trade discount and 5% cash discount on a purchase of television sets by the distributor. Find the total discount availed if Messrs Saket Electronic purchases TV set worth 12 lakh. तो जो मार्क्ड प्राइस है, जो लिस्टेड प्राइस है वो है 12 लाख। उसके ऊपर दोनों है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करेंगे। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाता है उसे हम कंप्यूट करेंगे। ठीक, लिस्ट प्राइस इज 12 लाख, तो इनवॉइस प्राइस क्या होगा, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को हटा दो। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%, तो ट्रेड डिस्काउंट इज 15%। 15% ऑफ जो मार्क प्राइस था वो है 1,80,000
इनवॉइस प्राइस मिलेगा 12 लाख में से 1,80,000 को हटा दो तो हमें इनवॉइस प्राइस मिलेगा। इनवॉइस प्राइस पे हम कैश डिस्काउंट कंप्यूट करेंगे। कैश डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे होगा 5% एज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 51,000। तो नेट सेलिंग प्राइस होगा इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट को हटा दो तो ये मिला हमें नेट सेलिंग प्राइस। टोटल डिस्काउंट की अगर बात करें तो 1,80,000 था हमारा ट्रेड डिस्काउंट, 51,000 था कैश डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 2,31,000। तो इस तरह से सीक्वेंस में पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया फिर कैश डिस्काउंट। रिमेंबर द सीक्वेंस। दूसरा एग्जाम्पल, Vaishnavi wants to buy an iPhone worth 55,000. A shopkeeper gives 8% trade discount and 8% cash discount. Another shopkeeper gives 10% trade discount and 5% cash discount. Which shopkeeper is preferable? अब obviously दोनों shopkeepers में जो उसको ज़्यादा डिस्काउंट देगा वही उसने प्रेफर करना चाहिए। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। सी मैंने इस तरह से लिखा है शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2। लिस्ट प्राइस दोनों की यहाँ 55,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 8%, 8% है पहले के यहाँ, दूसरे के यहाँ 10%, 5%। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो दोनों से हमने इनवॉइस प्राइस पे इनवॉइस प्राइस निकाला, इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट निकाला। टोटल डिस्काउंट पहले शॉपकीपर का आया 8448, दूसरे शॉपकीपर का उसी तरह से आया 7975। तो एज कंपेयर्ड कंपैरिजन इन बोथ, पहले वाला जो शॉपकीपर है वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे वाला शॉपकीपर कम डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शॉपकीपर इज मोर प्रेफरेबल। Look at the next example. A motorbike is marked at 50,000. A retailer allows a discount at 16% and still gains 20% on the cost. Find the purchase price of the retailer. मतलब retailer का cost price पूछा। अब ये आप भी जानते हो जो भी सेल वगैरह पे गुड्स देते हैं वो क्या अपना लॉस करवा के गुड्स नहीं बेचते, तो जो डिस्काउंट है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर ही दिया जाता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है कि मोटर बाइक पे लिखा गया प्राइस या फिर मार्क प्राइस है 50,000, उस पर डिस्काउंट दिया 16%। डिस्काउंट देने के बावजूद वो सेलर को 20% का फायदा हुआ है ऑन कॉस्ट, तो उसका परचेस प्राइस हमको निकालना है। तो किस तरह से करेंगे? सी मार्क प्राइस वॉज 50,000 जिस पर 16% डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट ये गिवन है। तो नेट सेलिंग प्राइस कितना था, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था 16%, तो 50,000 के ऊपर 16% डिस्काउंट देने के बाद जो नेट सेलिंग प्राइस आया वो था 42,000। अब ये सेलिंग प्राइस है। मैंने आपको लास्ट ईयर भी यूनिटरी मेथड सिखाया होगा, तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो अगर मेरा 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर मुझे 20% का बेनिफिट, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाता है 120। रिमेंबर 100 रुपए की चीज है, 20% बेनिफिट प्रॉफिट के साथ मैं उसको 120 में बेचूंगा। तो इफ माई कॉस्ट प्राइस इज 100, माई सेलिंग प्राइस इज 120। सो अभी यहाँ पर मेरे पास सेलिंग प्राइस है 42,000, व्हाट इज माई ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो इसी तरह से यूनिटरी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे 100 का 120, तो x के लिए 42,000, फाइंडिंग x इज 42,000 इंटू 100 अपॉन 120, x इज 35,000। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस आया है हमारा 35,000। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ये है एक्सरसाइज 1.1। तो आपका यही काम होगा, नेक्स्ट वीडियो से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व करें एंड जो भी डाउट्स है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 12 13 14 सॉरी 15 क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन आपने नेक्स्ट वीडियो से पहले सॉल्व करना। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके।